नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज आपके सामने फाइनेंस बिल 2022 में जो चेंजेस प्रपोज किए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनका सेक्शन वाइज जो भी चेंजेस प्रपोज किए हैं उनको आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला चेंज प्रपोज किया गया है, एक सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सेक्शन के अंदर एसएससी को अपनी रिटर्न अपडेट करने का मौका दिया गया है। हम अपनी रिटर्न सेक्शन 139 के अंदर फाइल करते हैं, हम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और जो रिवाइज करने का टाइम है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। और हम अपनी जो रिटर्न है, यदि हमने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की हुई होती तो हम उसको थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड टाइम हमको सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 देता है बिलेटेड रिटर्न का, हम उसके अंदर अपनी रिटर्न को बिलेटेडली भी फाइल कर सकते हैं। जो ये पीरियड दिए गए हैं रिटर्न रिवाइज करने के और बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने के, वो जब जो भी असेसमेंट ईयर होता है उसके 3 महीने पहले तक हमको जो अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज हम कर सकते हैं। मोटे तौर पे यदि हम उस एसएससी के लिए देखें जिसको अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करनी होती है, तो वो अपनी रिटर्न को जो रिवाइज है वो 31 दिसंबर तक कर सकता है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर एसएससी को अपनी रिटर्न अपडेट करने का मौका दिया गया है और उसको ये रिटर्न वो 24 महीने तक अपडेट कर सकता है विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब मुद्दे की बात ये आती है कि गवर्नमेंट एसएससी को ये फायदा क्यों दे रही है, इसके बदले गवर्नमेंट एसएससी से क्या लेना चाहती है। तो इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है, इस 24 महीने को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, 12 महीने में और 24 महीने में। जब तक एसएससी अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता है जब तक तो ठीक है, 31 दिसंबर तक। फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई 2021 को एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी थी, वो अपनी बिलेटेड रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक कर सकता था। लेकिन यदि उसको अपनी रिटर्न अपडेट करनी है, यदि उसने कोई रिटर्न पहले फाइल की है या उसने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की है, तब भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A का एसएससी जो है वो बेनिफिट ले सकता है। यदि वो अपनी रिटर्न को 12 महीने के अंदर अपडेट करता है तो उसको जितना भी एडिशनल टैक्स बनता है और जो इंटरेस्ट बनता है उसका 25% और देना पड़ेगा। और यदि वो 12 महीने के बाद अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाहता है तो एसएससी को जितना एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसका 50% और देना पड़ेगा। तो यदि गवर्नमेंट कुछ हमें देती है तो उसके बदले हमसे लेती भी है। ये सेक्शन इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस सेक्शन के अंदर यदि किसी ने एसएससी ने अपनी रिटर्न नहीं भी फाइल की है पहले, तब भी वो 2 साल का जो बढ़ा हुआ पीरियड है उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन इस केस में उसको जो 25% या 50% जो एडिशनल टैक्स है और इंटरेस्ट है वो उसको देना पड़ेगा। टैक्स और इंटरेस्ट का 25% और 50%। यदि वो 12 महीने से के अंदर करता है तो 25% और यदि 12 महीने के बाद जाता है तो 50% उसको देना पड़ेगा। इस सेक्शन के और भी कुछ प्रावधान है। एक प्रावधान यह है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न पहले फाइल नहीं की है तब भी वो 24 महीने के अंदर इसको अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है। दूसरी चीज यह है कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 है वो कुछ सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला यह है कि यदि एसएससी का कोई प्रॉफिट है, उसने अपनी पहली रिटर्न के अंदर प्रॉफिट दिखाया है लेकिन अब वो अपडेट करके उसको लॉस में दिखाना चाहता है तो वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि यदि एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो फिर एसएससी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर नहीं जा सकता। तीसरा यह है कि यदि अब रिटर्न अपडेट करने के बाद एसएससी का रिफंड निकल रहा है तब भी एसएससी जो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A का बेनिफिट नहीं ले सकता। चौथा है, यदि एसएससी के ऊपर सर्च हुई है, सर्वे हुआ है या
सर्च और सर्वे के केस में एसएससी को कोई नोटिस इशू हुआ है तब भी वो अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकता। इसके अंदर ये कहा गया है कि जिस पीरियड में जिस डेट को एसएससी के यहां सर्च हुई है उस साल के लिए और उससे पिछले 2 सालों की वो रिटर्न्स को अपडेट नहीं कर सकता। एक प्रोविजन ये है कि सपोज करो एसएससी ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर अपनी रिटर्न अपडेट कर दी, तो क्या वो उस रिटर्न को दोबारा अपडेट कर सकता है? तो वो भी इस सेक्शन में कहा गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तीसरा यह है कि यदि एसएससी की कोई असेसमेंट चल रही है किसी साल के लिए तो एसएससी उस साल की रिटर्न को भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर अपडेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रोविजन यह है कि यदि एसएससी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई नोटिस इशू किया गया है, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कोई नोटिस इशू किया गया है किसी साल के लिए, बेनामी एक्ट के लिए कोई नोटिस इशू किया गया है, या स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के अंदर कोई नोटिस इशू किया गया है, या जब फॉरेन कंट्री से कोई और इंफॉर्मेशन आई हुई है सेक्शन 90 और 90A के अंदर और एसएससी को नोटिस इशू किया गया है, तो उन केसेस के अंदर भी एसएससी अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकता। एक प्रोविजन यह है कि यदि किसी साल के लिए एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो एसएससी उस साल की रिटर्न को भी इस सेक्शन के अंदर अपडेट नहीं कर सकता। और इतने सारे कंडीशंस लगाने के बाद एक और इसके अंदर टेल सेक्शन 139(4)A में कहा गया, और यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है या बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई और ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर एसएससी को इस प्रावधान के अंदर रिटर्न अपडेट करने की सुविधा नहीं देनी है तो वो भी बोर्ड जो है वो कर सकता है। एक और बात यह है कि यदि एसएससी इस सेक्शन के अंदर अपनी रिटर्न को अपडेट करता है तो उसको फीस भी देनी होगी। फ्रेंड्स, एट द फेस देखने को लगता है कि ये सेक्शन एक एसएससी के बेनिफिट के लिए लाया गया है, लेकिन ये इतनी सारी कंडीशंस और इतने सारे इफ एंड बट्स के साथ लाया गया है कि इसका क्या एसएससी को बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, ये देखने वाली बात होगी। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक सेक्शन 158A भी इंट्रोड्यूस किया गया है लिटिगेशन को कम करने के लिए। ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट जो है एक आइडेंटिटिकल इश्यूज जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है वहां पे भी अपील्स जो है वो डिपार्टमेंट फाइल करता रहता है, जिसकी वजह से जो लिटिगेशन है वो काफ़ी पेंडिंग रहती है। इसी को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 158A भी प्रपोज किया गया है। इस सेक्शन के प्रोविजन इस तरीके से हैं। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि किसी एक असेसमेंट ईयर के लिए या किसी एसएससी के लिए, चाहे वो ये सेम एसएससी हो या किसी और एसएससी के केस में भी, यदि कोई मैटर हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, या स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है और किसी और दूसरे एसएससी के केस में या दूसरे असेसमेंट ईयर के केस में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे यदि सीआईटी अपील से एसएससी को रिलीफ मिला हुआ है तो इस केस में एक कॉलिजम बनेगा। इस कॉलिजम के अंदर 2 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे या चीफ कमिश्नर होंगे या प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे। तो वो ये कॉलिजम जो है वो उस एसएससी के केस में प्रिंसिपल कमिश्नर को ये डायरेक्शन देंगे कि आप इस पर्टिकुलर केस में एसएससी से परमिशन लेके, एसएससी से परमिशन ये लेना है कि दोनों केसेस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है। एसएससी ये लिख के देगा कि जो एसएससी का क्वेश्चन ऑफ लॉ है और दूसरे एसएससी या किसी और असेसमेंट ईयर में जो मैटर पेंडिंग है, दोनों के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है। तो ये परमिशन लेकर के उस केस में एसएससी की जो अपील है वो डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है फाइल नहीं करेगा जब तक कि वो मैटर वहां पे डिसाइड आगे नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ये बहुत वेलकम स्टेप है। इससे एक जो मल्टीसिप्लिटी ऑफ लिटिगेशन होता है, अपील्स फाइल करता है डिपार्टमेंट, उस पर एक रोक लगेगी। और ये इसके अंदर डिपार्टमेंट को भी पूरा सेफगार्ड दिया गया है क्योंकि जो प्रिंसिपल कमिश्नर होगा वो असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश देगा कि वो एसएससी से पहले
एक रिटर्न के अंदर ले लें कि जो एसएससी का क्वेश्चन ऑफ लॉ है और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ दूसरे केसेस में या दूसरे असेसमेंट ईयर्स में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है वो दोनों सेम है, और यदि कोई भी उलट डिसीजन आता है तो डिपार्टमेंट के पास जो है वो ये अधिकार होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर केस में जिसके लिए उसकी जो अपील है वो पेंडिंग रखी गई थी उसके अंदर डिपार्टमेंट जो है वो अपील फाइल करेगा। तो सेक्शन 158A(b) आने से एक ऐसी उम्मीद है कि जो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर रिपीटेड अपील्स फाइल करता था डिपार्टमेंट, उसके ऊपर रोक लगेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और सेक्शन है 40A क्लॉज II। इसके अंदर कुछ एक ये सेक्शन ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई एजुकेशन सेस पे किया है तो बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजन ऐसे आए जिसके अंदर ये कहा गया कि एसएससी को उस एजुकेशन सेस का बेनिफिट मिलेगा एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, जबकि सेक्शन 40A क्लॉज II ये कहता है कि यदि कोई भी ऐसा टैक्स है जो कि इनकम से रिलेटेड है वो एसएससी जो है वो एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर कुछ लिटिगेशंस बढ़ रही थी, तो उसके अंदर एक वेलकम स्टेप है, डिपार्टमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जहां पे भी जो एजुकेशन सेस है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है सेक्शन 40A क्लॉज II के मुताबिक, क्योंकि सेक्शन 40A II कुछ खर्चों को ये कहता है कि ये डिसअलाउ किए जाएंगे और वहां पे सेस वर्ड नहीं था। तो कुछ कोर्ट के केसेस ने ये कह दिया था कि एजुकेशन सेस जो है वो अलाउएबल है। तो उस लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए, उस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो एजुकेशन सेस है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। सेक्शन 40A के अंदर जो टैक्सेस दिए गए हैं जो कि डिसअलाउ है उसके अंदर एजुकेशन सेस भी फॉल करेगा और वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया है वो सेक्शन 245MA के अंदर किया गया है। ये सेक्शन फाइनेंस बिल 2021 में लाया गया था। ये सेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रिलेट करता है। इस सेक्शन के अंदर जो एक छोटा सा अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो ये किया गया है कि जो भी डिसीजन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने देना है उसको असेसिंग ऑफिसर कैसे इंप्लीमेंट करेगा। तो इस सेक्शन के अंदर असेसिंग ऑफिसर को ये अनेबल कर दिया गया है कि जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने ऑर्डर पास किया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जो है वो प्रॉपर स्टेप्स ले सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी लगानी है तो उसके लिए असेसिंग ऑफिसर जो है वो पेनल्टी इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है सेक्शन 170 के अंदर। एक सेक्शन 170 सबसेक्शन 2A प्रपोज किया गया है। इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि जैसे जब भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो सपोज करो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी के अंदर का मर्जर शुरू हो चुका। जब मर्जर शुरू हुआ तो उस वक्त ए कंपनी के अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लेकिन क्योंकि जब मर्जर होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और 1 या 2 साल भी या इससे भी ज़्यादा कई बार लग जाता है। तो जब तक असेसमेंट ऑर्डर आता था, जब तक ए कंपनी जो है वो बी में मर्ज हो चुकी होती थी, तो कई कोर्ट्स ये कहती थी कि जिस डेट पे ऑर्डर आया है उस डेट पे ए कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इस फाइनेंस बिल 2022 के तहत कुछ ऐसे सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट किया गया है जिसने काफ़ी सारे कोर्ट्स के डिसीजन को नलीफाई कर दिया है। तो इसी तरीके से इस केस के अंदर ये कहा गया है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स पहले चल रही हैं, वैलिड लीगल प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट चल रही थी, तो मर्जर के बाद भी अब जो है वो पूरी वैलिड मानी जाएंगी, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है वो सेक्शन 14A के अंदर की गई है। सेक्शन 14A के अंदर एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो कि कहता है कि यदि एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम नहीं भी कमाई है तब भी एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया गया है उसको डिसअलाउ किया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे कोर्ट्स के डिसीजंस थे जो कि ये कहते थे कि यदि एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कमाई है तो खर्चा जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब एक जो अमेंडमेंट लाई गई है उसके लिए एक स्पेसिफाई कर दिया गया है सेक्शन के अंदर ही, क्योंकि पहले वो सर्कुलर के अंदर था
तो कोर्ट के डिसीजंस को नलीफाई करने के लिए अब लेजिस्लेचर के अंदर ही सेक्शन के अंदर ये डाल दिया गया है कि यदि कोई खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया गया है तो चाहे एग्जेम्प्ट इनकम अर्न की गई हो या नहीं की गई हो, फिर भी वो खर्चा जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैंने इस सेक्शन के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट के अंदर दिया गया है, इन्होंने कहा है कि सपोज करो कि 1 लाख रुपए खर्चा किया गया किसी टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए और 20,000 खर्चा किया गया नॉन टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए। तो पहले कोर्ट्स के डिसीजन ये कह रहे थे कि यदि कोई नॉन टैक्सेबल इनकम अर्न नहीं की तो 20,000 रुपए का खर्चा भी डिसअलाउ नहीं होगा। कोर्ट्स एसएससी का फेवर कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि यदि ये स्पेसिफिकली है कि कोई खर्चा किया गया है एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए, तो चाहे एग्जेम्प्ट इनकम अर्न हुई हो या नहीं हुई हो, जो एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए खर्चा किया गया है वो अलाउ नहीं किया जाएगा टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट। तो अब ये बिल्कुल एक्ट के अंदर क्लियर कर दिया 14A के अंदर कि यदि कोई खर्चा स्पेसिफिकली बुक्स में है जो कि एसएससी ये कहता है कि ये खर्चा मैंने एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया था, तो चाहे एग्जेम्प्ट इनकम हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में की गई है। इस सेक्शन के अंदर भी जो अमेंडमेंट की गई है वो काफी सारे कोर्ट्स के डिसीजन को नलीफाई करने के लिए की गई है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जो है वो एक जर्नल अलाउंस का एक सेक्शन है जिसके अंदर खर्चों को अलाउ किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि इन एक्सेप्शंस के अंदर उन खर्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वो सारे खर्चे जो कि किसी लॉ के प्रोहिबिशन में किए जाते हैं या कोई पेनल्टी दी जाती है या कोई ऐसा वायलेशन ऑफ एक्ट के लिए कोई एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो वो खर्चे डिसअलाउ होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस थे जिस पे काफ़ी लिटिगेशन चल रही थी, जहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी वो डॉक्टर्स को पेमेंट करती थी उनको एंटरटेन करने के लिए, और वो खर्चे जो है वो काफ़ी एक लिटिगेशन का पॉइंट था। जो मेडिकल काउंसिल थी उसने पहले ही ये कहा हुआ था कि डॉक्टर्स ये पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन एसएससी का इस बारे में ये कहना होता था कि डॉक्टर्स के लिए मनाही है लेकिन जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए मनाही नहीं है। तो अब उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि किसी प्रोफेशन के अंदर प्रोहिबिटेड है कि वो प्रोफेशन के अंदर उसको नहीं ले सकते, तो जो इवन उन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है उसको भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में जो चेंज है वो ये चेंज है कि पहले कुछ एसएससी इस चीज़ का प्ली ले रहे थे कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 खाली उन वायलेशंस के लिए है जो कि डोमेस्टिक लॉज के वायलेशन है, खाली डोमेस्टिक लॉज के वायलेशन के जो पेनल्टीज पे की गई हैं वो डिसअलाउ हैं। लेकिन यदि कोई इंटरनेशनल लॉ है उसका कोई वायलेशन किया है एसएससी ने तो उसका वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में कवर नहीं है। तो उसके लिए भी बिल्कुल स्पेसिफिकली बोल दिया गया है अब कि सेक्शन के अंदर ही कि यदि आप कोई इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन करते हैं और उसके लिए यदि आप कोई पेमेंट जाती है तो वो भी सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ नहीं होगी। इसी तरीके से सेक्शन 43B है जो कि ये कहता है कि काफ़ी सारे खर्चे पेमेंट बेसिस पर अलाउ होंगे। तो उसमें सेक्शन 43B में क्लॉज ई है जो कि ये कहती है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगी शेड्यूल्ड बैंक्स को। उसके अंदर एनबीएफसी भी कुछ पार्ट कवर है और कोऑपरेटिव बैंक्स भी कवर है। तो कई जगह ऐसा देखने को मिला कि एसएससी जो है वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको डिबेंचर्स में वो कन्वर्ट कर देते थे जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होती थी, और ये कहते थे कि इट विल बी डीम्ड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो अब सेक्शन 43B के जो एक्सप्लेनेशन 3C और एक्सप्लेनेशन 3D जो है उसको अमेंड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि कोई इंटरेस्ट की पेमेंट डिबेंचर्स के अंदर कन्वर्ट की गई है तो उसको एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं वो जहाँ पे भी लिटिगेशन थी और जहाँ पे भी एसएससी को उसका
बेनिफिट मिल रहा था, तो उन सब केसेस को नलीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है वो सेक्शन 201 में की गई है। सेक्शन 201 जो है वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है जब एसएससी ने या तो टीडीएस नहीं डिडक्ट किया होता या टीडीएस डिडक्ट करके उसको लेट जमा किया होता है। तो ये टीडीएस के लिए भी एप्लीकेबल हैं प्रोविजंस और टीसीएस के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट की पेमेंट आती थी तो काफ़ी डिस्प्यूट था, काफ़ी सारे कोर्ट के केसेस थे कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो कब से की जाए। तो इसके लिए सेक्शन 201 के अंदर एक्सप्लेनेशन डाल दी गई है और ये कहा गया है कि टीडीएस जब भी लेट होता है या टीसीएस जब भी लेट होता है तो उस केस में जब असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा और जिस ऑर्डर के अंदर जितना वो इंटरेस्ट की बात करेगा वो इंटरेस्ट जो है वो एसएससी को पे करना होगा। तो इसके अंदर ऐसा लिखा गया है सेक्शन के अंदर कि अमेंड सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 206C टू प्रोवाइड दैट वेयर एनी ऑर्डर इज मेड by the assessing officer for the default under subsection 6A of the said section, the interest shall be paid by the person in accordance with the order made by the assessing officer। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो पे किया जाएगा, जो असेसिंग ऑफिसर जो है वो इंटरेस्ट बताएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115BAB। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली जो एक टाइम पीरियड दिया गया था कि जो एसएससी ने इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है वो 31 मार्च 2022 तक यदि उसने इंडस्ट्री स्टार्ट की हुई है, प्रोडक्शन स्टार्ट की हुई है, तो एसएससी को 15% टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। तो जो टैक्स रेट 15% का एसएससी को यदि बेनिफिट लेना था तो उसकी कंडीशन थी कि यदि एसएससी ने अपनी जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक यदि उसने स्टार्ट किया है तो एसएससी जो है वो 15% टैक्स का बेनिफिट ले सकता है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। तो अब इसको क्योंकि कोविड का पीरियड था तो कई लोग अपना व्यापार नहीं स्टार्ट कर पाए, तो उसका पीरियड अब 31 मार्च 2023 वाली जो डेट है उसको बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दी गई है। इसी तर्ज पे सेक्शन 80 IAC जो कि स्टार्टअप के लिए है, तो इस केस में भी जो स्टार्टअप है उसको एक प्रोविजन है कि वो अपने 10 साल में से किसी भी 3 साल के अंदर 100% टैक्स की वो टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट करा सकता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। तो उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एसएससी को इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड एंड सर्टिफिकेशन से परमिशन लेनी होगी, सर्टिफिकेट लेना होगा, और एक जो थर्ड कंडीशन है कि एसएससी ने अपनी जो प्रोडक्शन है जो इनकॉर्पोरेट किया है, बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया है, वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक किया हो। तो अब वो 31 मार्च 2022 को बढ़ा करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है, क्योंकि कोविड के टाइम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, तो उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो अमेंडमेंट की मैं बात करूंगा वो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 115 जेसी के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो कंपनीज पर 15% है एट प्रेजेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर 18.5% है। तो कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैरिटी रखने के लिए, समानता रखने के लिए सेक्शन 115 जेसी के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसको 18.5% से घटा करके 15% कर दिया जाएगा। ये एक वेलकम मूव है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज को पार पे रखने के लिए जरूरी था। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो टेक्निकल है, इस स्टेज पर उनको डिस्कस करने का महत्व नहीं है। सेक्शंस में आपको बता देता हूं। सेक्शन 10 4E के अंदर, 4F के अंदर, सेक्शन 10 4G के अंदर, सेक्शन 56 क्लॉज 7 क्लॉज B के अंदर, 80 LA सबसेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। वेलकम अमेंडमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा उनका महत्व नहीं है। एक अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 80 CC D के अंदर की गई है। ये नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में यदि एम्प्लॉयर 14% तक कंट्रीब्यूट कर रही थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको 14% तक डिडक्शन मिलता था। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को यदि
जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन कर रही थी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, वो खाली 10% तक एसएससी को डिडक्शन मिलता था। यदि गवर्नमेंट जो 10% से ज़्यादा कर रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में खाली एम्प्लॉयज़ को 10% तक जो उनको नेशनल पेंशन स्कीम में उनकी सैलरी का जमा हो रहा था तो खाली उसी की डिडक्शन मिलती थी। तो अब इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि दोनों को पारिटी पे लाने के लिए अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी 14% तक की डिडक्शन जो है वो मिल पाएगी। ये भी एक वेलकम मूव है, मच नीडेड था दोनों के बीच में पारिटी लाने के लिए, इसलिए इसको अमेंडमेंट को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जो है वो इनको लेकर के आई हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो किया गया है वो सेक्शन 80DD के अंदर किया गया है। सेक्शन 80DD कहता है कि यदि किसी इंडिविजुअल ने या किसी एचयूएफ को एक डिडक्शन मिलती है, यदि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए यदि कोई एन्युटी लेता है, लेकिन उस सेक्शन के अंदर ये प्रावधान है कि जो इंडिविजुअल या जो एचयूएफ का मेंबर वो एन्युटी जो ले रहा है जिस डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड के लिए, वो उसका बेनिफिट उसको तब मिलेगा जब उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। एक रिट पिटीशन के अंदर जस्टिस ए के सीकरी साहब ने ये कहा कि कानून इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए कि एक डिपेंडेंट आदमी को जो कि हैंडीकैप्ड है उसको तब पैसा मिलेगा जब जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है वो उसकी मृत्यु का इंतजार ना करे। तो अब इस सेक्शन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया और ये कहा गया है कि जिस बंदे ने उस हैंडीकैप डिपेंडेंट की पॉलिसी ली है, यदि उसकी एज 60 हो जाएगी तब भी जो है उसको उसका एन्युटी का पैसा मिल जाएगा। तो ये एक अमेंडमेंट जो वेलकम अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया है वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर किया गया है। परक्विजिट्स की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने किसी भी एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स के कोविड के लिए खर्चा करता है, उस पैसे को देता है, तो वो उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर दो क्लॉजेज ऐड की गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई आदमी कोविड से बीमार होता है और उसको अपनी बीमारी के लिए कोई भी पैसा यदि किसी भी आदमी से मिलता है तो वो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और इसके अंदर एक और क्लॉज ये ऐड की गई है कि यदि किसी की कोविड की वजह से डेथ होती है और इस कोविड की डेथ की वजह से उसको कहीं से भी पैसा मिलता है, जरूरी नहीं है कि उसको अपने एम्प्लॉयर से पैसा मिले। यदि कोई आदमी नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन सपोज करो किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली मेंबर्स को उस कोविड डेथ में किसी से कंपनसेशन मिल जाता है या कोई और आदमी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको पैसा दे देता है, तो ये पैसा उसके इनकम में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। 10 लाख तक 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि ये 10 लाख रुपए की जो एग्जम्प्ट तभी माना जाएगा जब ये पैसा डेथ के 12 महीने के अंदर उसको रिसीव हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स को रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 में की गई है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल एसएससी के लिए या एक नॉर्मल प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि यदि आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं कि 51% शेयर होल्डिंग जो है वो जिस ईयर में लॉस हुआ है और जिस ईयर में हम लॉस का कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो सेम हो। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ रियायत दी गई है उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA में की गई हैं। ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो सेल और परचेज पर TDS के प्रोविजंस हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और एसएससी को TDS डबल रेट से काटना होता है, जहाँ पे जो डिडक्टिव होता है वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आता है। स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में कहा गया है कि जिस साल में
हमको टीडीएस काटना है उससे पिछले 2 सालों में हमको देखना है कि उस एसएससी ने यदि रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका टीडीएस 50,000 रुपये से ज़्यादा कटा हुआ है। बेसिकली ये प्रोविज़न लाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइल करें जिनका टीडीएस कटा हुआ है। तो अब इस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा जो चेंज प्रपोज किया गया है वो ये किया गया है कि स्पेसिफाइड पर्सन, अब जो 2 साल हमको पहले देखने थे कि जिसने 2 साल रिटर्न फाइल नहीं की है, अब उसको खाली 1 साल देखना है। दूसरा, इस सेक्शन के अंदर ये चेंज प्रपोज किया गया है, जैसे प्रॉपर्टी के केस में जब टीडीएस काटना होता है तो 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। तो अब इस सेक्शन में भी ये कहा गया है कि जो डिडक्टर है यदि उसके पास 10 नंबर नहीं है तो वो पैन नंबर से भी जो अपना टीडीएस काट सकता है। अगला जो चेंज किया गया है सेक्शन 194 IA के अंदर किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये। सेक्शन 194 IA जो है वो ये कहता है कि यदि कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है और प्रॉपर्टी के लिए यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट करता है तो उसको 1% टीडीएस काटना होता है। तो इस सेक्शन के अंदर जो चेंज किया गया वो ये किया गया है कि इसको सेक्शन 50C के साथ पारिटी पे लाया गया है, क्योंकि सेक्शन 50 से कहता है कि आपको सेल कंसिडरेशन जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेनी है। तो इसके अंदर अब ये कह दिया गया है कि जो परचेजर है उसको 2 चीज़ें देखनी है कि वो कितना पैसा दे रहा है, सेल कंसिडरेशन कितनी है, और दूसरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी है। तो यदि दोनों में से जो ज्यादा है, सपोज करो कि वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट कर रहा है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन यदि 1 करोड़ 20 लाख है तो उसको अब टीडीएस जो है वो 1 करोड़ 20 लाख पे काटना है। पहले उसको टीडीएस जो है वो 1 करोड़ पे काटना होता था। और इसका रिवर्स भी है, यदि सपोज करो कि वो सेल कंसिडरेशन उसकी 2 करोड़ रुपए है और लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 1 करोड़ है तो उसको टीडीएस जो है वो सेल कंसिडरेशन पे काटना है, उसमें पहले भी कोई डाउट नहीं था। तो इस सेक्शन को पारिटी पे लाने के लिए 50C के साथ ऐसा किया गया है कि इस सेक्शन में जो टीडीएस है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन पर काटना है, जैसा 50C और 43CA दोनों को कवर किया गया है। बेसिकली हमको कंपैरिजन करना है कि जो सेल कंसिडरेशन है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो ज्यादा है उसके ऊपर टीडीएस काटना है यदि वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो जैसा कि हर बजट के अंदर टीडीएस प्रोविजंस के साथ बिना छेड़छाड़ के बिना हमारी गवर्नमेंट रहती नहीं है, तो इसलिए भी टीडीएस के जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उन अमेंडमेंट्स की सीरीज़ में जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो बहुत मच अवेटेड अमेंडमेंट है क्रिप्टो करेंसी पर। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ ना करके इसको एक टेक्निकल वर्ड डिजिटल असेट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूज़ किया। कोई भी डिजिटल असेट, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है या और कोई इसी तरीके का कोई भी एसेट जो है, अब उसके ट्रांसफर पर 30% जो है वो टैक्स लगेगा। पहले ये डाउट होता था कि इस पे इसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, कैपिटल गेन होगा या बिजनेस इनकम होगी। तो अब स्पेशली एक सेक्शन 115 BBH इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इस सेक्शन के मुताबिक जितने भी डिजिटल एसेट है उनकी ट्रांसफर पर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30% जो है वो टैक्स देना होगा। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए खाली उस डिजिटल एसेट की कॉस्ट कम की जाएगी, माइनस की जाएगी, घटाई जाएगी, और कोई भी खर्चा जो है वो डिजिटल एसेट की सेल में से माइनस नहीं किया जाएगा। इसके अंदर यह भी कहा गया है कि यदि एसएससी को डिजिटल एसेट पे कोई लॉस होता है, ना तो वो लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा और ना ही वो अगले सालों के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। डिजिटल एसेट की पे ट्रैक रखने के लिए साइमल्टेनियसली टीडीएस के प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेक्शन 194S के अंदर। इसके ऊपर ये कहा गया है कि जो 1% का टीडीएस का प्रावधान भी किया गया है। यदि स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको 50,000 की लिमिट है, और यदि स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो 10,000 रुपये की लिमिट है। स्पेसिफाइड पर्सन को वो कहा गया है कि जिसकी सेल जो है वो यदि 1 करोड़ है या प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए है। तो इस सेक्शन के द्वारा सेक्शन 115 BBH के अंदर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनके ऊपर अब 30% टैक्स लगेगा। मेनली इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई एक्सपेंडिचर एसएससी क्लेम नहीं कर सकता, कोई लॉस वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, और यदि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का या डिजिटल एसेट का गिफ्ट किया जाता है तो जो आदमी उसको रिसीव कर रहा है उसके ऊपर भी वो उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और उसके ऊपर पूरा का पूरा उसको
टैक्स देना होगा।